नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम ऐस एकेडमी में। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे गहरवाल वंश का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम गोविंद चंद तक देख चुके हैं कि किस प्रकार से गहरवाल वंश स्थापित होता है, उसका विस्तार क्षेत्र क्या है, वह सब कुछ हम पहले से समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम गोविंद चंद के बाद के राजाओं को देखेंगे और इसके साथ हम यह देखेंगे कि किस प्रकार की भूमिका हमको मिलती है जयचंद की इस मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध में, या जो पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है, उस युद्ध में जयचंद की क्या भूमिका थी वह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं गहरवाल वंश के राजाओं के विषय में। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की है गहरवाल वंश की सीमा रेखा की, कहां तक इनका शासन क्षेत्र हमको मिलता है। तो दो क्षेत्र हमने सबसे मुख्यतः बात किए थे, एक आपका कान्यकुब्ज और दूसरा आपका काशी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काशी से ही हमको सारनाथ लेख मिल रहे थे जो गहरवाल वंश की रानियों ने लिखवाए हैं, और कान्यकुब्ज सबसे प्रमुख भूमिका में था जहां से यह उदित हुआ था। यह सब कुछ हम देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम आगे समझेंगे। हमने देखा था जो आपका गोविंद चंद्र है और उसकी नीतियां किस प्रकार की थी, वह सब कुछ हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे विजय चंद्र से, मतलब जो गोविंद चंद्र के बाद है उन राजाओं को हम समझेंगे। तो अगर हम विजय चंद्र को देखें तो 1155 से लेकर 1169 तक इसका शासनकाल हमको मिलता है। यह गोविंद चंद्र का ही पुत्र है। इसके दो अन्य नाम भी हैं, एक हमको मल्लदेव मिलता है, दूसरा हमको विजयपाल मिलता है। तो विजय चंद्र के हमको दो नाम मिलते हैं, और एक मल्लदेव और दूसरा विजयपाल। इस गोविंद चंद्र के ही हमको दो अन्य पुत्र भी मिलते हैं, एक अस्फोट चंद्र और दूसरा राज्यपाल देव। लेकिन राजा कौन बनता है? विजय चंद्र। तो गोविंद चंद्र का पुत्र विजय चंद्र अब राजा बन रहा है। हम देख लेते हैं विजय चंद्र के विषय में। तो 1155 से 1169 तक इसका शासनकाल। इसने क्या किया, लाहौर में जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन आक्रमणकारी मुस्लिमों को पराजित किया। हम देख रहे थे अरब आक्रमण तेजी से हो रहे थे, और जो सिंधु नदी के आसपास का एरिया है उस एरिया को कहीं ना कहीं अरब के आक्रमणकारी अब कब्जा चुके थे। इसी क्रम में जो लाहौर का क्षेत्र है वहां के मुस्लिम शासक को इसने पराजित कर दिया, और इसका जो पुत्र है जयचंद, यह बात इसने अपने कमौली या बनारस लेख में लिखी है। मतलब बनारस का जो लेख है जिसको जयचंद ने लिखवाया है कमौली नामक स्थान पर, उसमें इस बात का विवरण है कि विजय चंद्र ने लाहौर के मुस्लिम शासक को पराजित किया था। और जयचंद जिस शासक को हराने की बात करता है उसका नाम इसने हम्मीर लिखा है। और अगर हम्मीर को हम समझना चाहें तो हम्मीर शायद जो लाहौर का तुर्क शासक था खुसरो शाह या खुसरो मलिक, इसी का कोई अधिकारी था। तो खुसरो शाह या खुसरो मलिक के एक अधिकारी हम्मीर को हराया था विजय चंद्र ने, जो कि पिता है जयचंद का और पुत्र है गोविंद चंद्र का। इसके साथ विजय चंद्र लगातार उत्तर के आक्रमणों में व्यस्त रहता है। अरब आक्रमण तेजी से होंगे और उन आक्रमणों में लगातार विजय चंद्र उलझा रहेगा। इसी बात का फायदा उठाते हैं सेन शासक जो पूर्व भारत में है, और सेन शासकों ने आक्रमण कर दिया विजय चंद्र के राज्य पर। और राजा कौन था? लक्ष्मण सेन। तो सेन शासक लक्ष्मण सेन ने विजय चंद्र पर आक्रमण कर दिया, या हम कहें गहरवाल वंश पर आक्रमण कर दिया, जिससे जो विजय चंद्र है उसके कुछ क्षेत्रों को लक्ष्मण सेन ने जीत लिया। जो माधाई नागर लेख, और उस लेख में लिखा गया है कि लक्ष्मण सेन ने काशी नरेश को पराजित किया था। तो काशी इनका प्रमुख क्षेत्र था। बनारस की हमने बात की थी, बनारस और कान्यकुब्ज या कन्नौज, यही इनके दोनों प्रमुख क्षेत्र थे। तो विजय चंद्र को लक्ष्मण सेन ने पराजित कर दिया था, सेन शासक जो कि बंगाल का शासक था। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि जो गहरवाल साम्राज्य है इसके किसी भाग पर हमको लक्ष्मण सेन का अधिकार नहीं दिखता है। तो जो ये मधाई नगर लेख में बात की जा रही है कि काशी नरेश को हराया था, और इसी से यह अनुमान लगाया जाता है कि काशी नरेश कौन था? विजय चंद्र। मतलब विजय चंद्र का नाम नहीं लिखा है लेकिन काशी नरेश लिखा है। तो उस समय काशी नरेश कौन था? विजय चंद्र। राजाओं के विषय में आपको ऐसे वर्णन मिलेंगे कि उनको उपनामों से पुकारा जाएगा। तो काशी नरेश पुकारा जा रहा है, और इसी से हम यह अनुमान लगाते हैं कि विजय चंद्र को लक्ष्मण सेन ने पराजित किया था। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि गहरवाल वंश के जो क्षेत्र है उनमें से किसी क्षेत्र पर हमको लक्ष्मण सेन का अधिकार नहीं मिलता है। और इसके अलावा जो कमौली लेख, उससे हमको यह पता लगता है कि काशी के ऊपर जो विजय चंद्र का अधिकार है वह पूर्ववत बना रहा, मतलब पहले की बात ही बना रहा। कमौली लेख किसका? जयचंद्र का। तो उसमें भी यह बात कही जा रही है कि विजय चंद्र का अधिकार पूर्ववत बना रहा, मतलब पहले जैसा ही बना रहा। तो जो ये काशी नरेश को हराए जाने की बात है यह भी हमको कहीं ना कहीं डाउटफुल लगती है। बिहार के क्षेत्र में अगर हम देखें, क्योंकि गहरवाल वंश का विस्तार बिहार के क्षेत्र में भी हुआ था, हमने देखा था वहां के शासकों को पराजित करके गोविंद चंद्र ने कैसे वहां के क्षेत्रों पर अधिकार किया था और उनको दान में दिया था। तो अगर हम बिहार के क्षेत्र में देखें तो जो ताराचंडी प्रतिमा लेख, उससे यह पता लगता है कि जो विजय चंद्र है
इसका अधिकार 1168 से 69 तक कम से कम सहसाराम क्षेत्र पर बना रहा। मतलब बिहार का जो सहसाराम क्षेत्र है वहां पर हमको विजय चंद्र का अधिकार 1168 से 1169 तक दिखता है। पश्चिम के क्षेत्र में अगर हम देखें विजय चंद्र के अभियानों को, तो यहाँ पर विजय चंद्र को मात मिली और जो तोमर वंश दिल्ली का वह इस समय शासन में था। पहले तोमर वंश के लोग कहाँ आते थे? गहड़वाल वंश के ही अंतर्गत, मतलब इनके अंतर्गत सामंत थे। जैसे गहड़वाल वंश पहले सामंत था प्रतिहारों का, या कुछ जगहों पर कहा जाता है कि राष्ट्रकूटों का, तो उसी तरह से तोमर वंश भी सामंत था किसका? गहड़वाल वंश का, और स्वतंत्र शासन अपना स्थापित कर लेता है। तो तोमरों ने क्या किया, जो गहड़वाल वंश था उसकी प्रभुसत्ता का त्याग कर दिया या उनका साथ छोड़ दिया, और जो चाहमान वंश है या राजपूत वंशों में जो सबसे फेमस है चाहमान या चौहान, जहां से पृथ्वीराज चौहान है, उस वंश को अपना संप्रभु बना लिया। राजपूतों में जब हम देखेंगे तो एक इनकी शाखा मिलेगी, शाकंभरी शाखा। यह बहुत फेमस शाखा होगी और सबसे मेन शाखा होगी। तो जो शाकंभरी के चहमान शासक हैं बीसल देव, जिनका शासनकाल है 1153 से 1163 तक, इन्होंने क्या किया, दिल्ली के क्षेत्र को और झांसी को जीतकर अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को और दिल्ली को बीसल देव जीतता है, जो कि चाहमान वंश का शासक है, शाकंभरी शाखा से जुड़ा हुआ है। और बाद में जो तोमर है वह इसको अपना संप्रभु मान लेते हैं, चाहमान वंश को। तो इससे तोमर वंश और गहड़वाल वंश के बीच भी हमको विवाद दिखेगा। उसके बाद राजा बनेगा जयचंद, 1170 से लेकर 1194। इसी के विषय में आपको ज्यादा जानना है। एक हमने जैसे देखा था गोविंद चंद्र को, बहुत फेमस था, उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो जयचंद है, और वह भी इसलिए क्योंकि हमको राजपूत शासन व्यवस्था को समझना है और जो मुस्लिम आक्रमण है उस आक्रमण को भी समझना है। तो जयचंद राजा बनता है 1170 से 1194। यह विजय चंद्र का पुत्र है, और जो मुस्लिम स्रोत वह बताते हैं कि जो कन्नौज का क्षेत्र है और जो वाराणसी का क्षेत्र है वहां का यह सार्वभौम शासक था। तो जो पुरानी परंपरा थी गहड़वाल वंश की, या जो उनका पूरा शासन क्षेत्र था पुराना, कन्नौज से लेकर वाराणसी तक, हम देख रहे थे बीच बीच में कभी वो थोड़ा बहुत आगे चले जा रहे थे बिहार के क्षेत्र में, कभी कभी बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर ले रहे थे, कभी वो पश्चिम के भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करेंगे। और जो मुख्य शासन है इनका कन्नौज और वाराणसी, वहां पर शासन बना रहता है जयचंद के भी काल में, जो कि पुत्र है किसका? विजय चंद्र का। मुस्लिम स्रोत इसके अधिकार क्षेत्र को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। वो कहते हैं कि चीन से लेकर मालवा तक हमको जयचंद्र का शासन क्षेत्र मिलता है। वह यह भी बताते हैं कि उसके पास एक विशाल सेना थी, और जो चंद्रवरदायी हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, तो चंद्रवरदायी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि इस जयचंद्र के पास बहुत बड़ी सेना थी। इस जयचंद्र का समकालीन हमको मिलता है पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। तो जो पृथ्वीराज चौहान है वह हमको जयचंद्र के समकालीन दिखते हैं। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र पर शासन था। तो दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान हमको जयचंद्र के समकालीन दिखते हैं। इसी क्रम में हमने पीछे देखा था कि जो जयचंद्र की पुत्री थी संयोजिता, उसका अपहरण किया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, और उससे विवाह किया था। एक वजह बना था शायद जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता, और इतिहासकार ऐसा मानते हैं, मतलब एक वर्ग है इतिहासकारों का जो यह मानता है कि जयचंद्र ने ही शायद मोहम्मद गौरी को बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए या पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए। चंद्रवरदायी से हमको एक चीज और पता लगती है कि ना सिर्फ मोहम्मद गौरी से, बल्कि उससे पहले ये जो आपका जयचंद्र है इसने चंदेल शासकों की भी मदद ली थी, और जो चंदेल शासक है परममति, उसकी मदद ली थी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, लेकिन वहां सफल नहीं हो पाया। तो बाद में इसने मोहम्मद गौरी को आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। ये जो आपका जयचंद्र है इसकी शत्रुता हमको सेन वंश से भी मिलती है, जहां का राजा था लक्ष्मण सेन, तो उस वंश से भी हमको जयचंद्र की शत्रुता दिखती है। इसी कारण से दो तरफा शत्रुता है, पूर्व की तरफ सेनों से और पश्चिम की तरफ चाहमानों या फिर चौहानों से। तो दो तरफा शत्रुता हमको दिखती है जयचंद्र की। इसी के कारण यह पूर्व में एक तो विस्तार नहीं कर पा रहा है, और पश्चिम में भी इसको एक ताकतवर शासक मिल रहा है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि शायद जो ये उत्तरी वाली बात है कि अपहरण करके विवाह किया था, वह प्रमुख कारण नहीं था, बल्कि जयचंद्र अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था, और उसने इस उम्मीद से मोहम्मद गौरी को बुलाया था कि मोहम्मद गौरी आएगा, पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा, और हराने के बाद वह वापस चला जाएगा। इससे जो पश्चिम की तरफ इसका विस्तार करने का इरादा था वह सफल हो जाता। तो एक इतिहासकारों का यह भी वर्ग है जो यह मानता है कि शायद इसने साम्राज्य विस्तार की इच्छा से मोहम्मद गौरी को
आमंत्रित किया था। जो सेन वंश के अभिलेख, उन अभिलेखों से हमको ज्ञात होता है कि लक्ष्मण सेन ने जयचंद को पराजित किया था। तो उल्लेख मिलता है कि काशी के राजा जयचंद को सेन वंश ने पराजित किया था और उनका राजा कौन था? लक्ष्मण सेन। तो इस तरह से हम देखते हैं गहड़वाल वंश के राजा जयचंद को, जिसके राज्य पर दोनों तरफ से खतरा है, पूर्व से भी और पश्चिम से भी। पूर्व से यह पराजित हो रहा है और पश्चिम में पृथ्वीराज चौहान से डायरेक्ट लड़ने की हिम्मत ही नहीं थी जयचंद की। तब जयचंद एक कमजोर शासक था, पृथ्वीराज चौहान बहुत ताकतवर शासक थे, तो डायरेक्ट तो लड़ नहीं पा रहा था। तो चंदेल शासकों की मदद लेना चाह रहा था, वह मदद भी नाकाम हो जाती है, जीत नहीं पाता है। लेकिन फिर वह मोहम्मद गौरी की मदद लेता है, जिससे वह पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर सके। हम समझते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण को। आप यह समझिएगा कि हम गहड़वाल वंश के रेफरेंस में इस आक्रमण को देख रहे हैं, तो उतना डिटेल से नहीं जाएंगे जितना हम राजपूत के समय देखेंगे। मतलब राजपूत वंश के समय या फिर हम कहें चाहमान वंश के समय जितना डिटेल से हम देखेंगे, उतना डिटेल से अभी हम नहीं देखेंगे। अभी हमको सिर्फ यह देखना है कि गहड़वाल वंश के रेफरेंस में जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण है, उसने किस प्रकार से भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। तो हम देखते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण को। 1191 और 1192 तराइन के मैदान में दो युद्ध होते हैं पृथ्वीराज चौहान से। माना यह जाता है कि जो दूसरा युद्ध है 1192 का, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। 1191 वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह हराया और मोहम्मद गौरी किसी तरह से अपनी जान बचा के भागा था। जो वो विवाह का घटनाक्रम है, वह भी माना जाता है कि 1191 और 92 के बीच में हुआ था। इसीलिए पहली बार जब मोहम्मद गौरी हारकर भागता है, तो दूसरी बार 1 साल के अंदर ही वह पुनः आक्रमण करता है, जिससे भी यह अंदाजा लगाया जाता है कि इसको जयचंद ने ही बुलावा भेजा था। मतलब बुलावा कब भेजा है? 1192 में। पहला युद्ध इससे पहले ही मोहम्मद गौरी हार चुका था। हालांकि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि जयचंद इस युद्ध में तटस्थ रहा, मतलब युद्ध में उसने सहयोग नहीं किया। वह ना तो मोहम्मद गौरी की तरफ था और ना वह पृथ्वीराज चौहान की तरफ था, बल्कि वह तटस्थ था। एक विचारधारा के रूप में हमको यह तथ्य भी देखने को मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि 1194 में फिर युद्ध होता है चंदावर का, और उस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने ही जयचंद को भी पराजित कर दिया और उसके राज्य के बहुत सारे हिस्सों पर अधिकार कर लिया। हालांकि कुछ भारतीय ग्रंथ हैं, जैसे विद्यापति द्वारा लिखित पुरुष परीक्षा, जयचंद के रंभा मंजरी नाटक, जिनमें यह कहा गया है कि जयचंद ने पहले कई बार मोहम्मद गौरी को हराया है। मतलब 1194 से पहले जयचंद ने मोहम्मद गौरी को कई बार हराया था। लेकिन जब 1194 का चंदावर का युद्ध होता है, तो जयचंद हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ये जो आपका चंदावर का मैदान है, यह दरअसल है कहां पर? एटा जिला में। और मोहम्मद गौरी की तरफ से लड़ा कौन था? कुतुबुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में 50,000 सैनिक युद्ध में भाग लेते हैं। कहाँ के युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। और जयचंद इस युद्ध में हार जाते हैं। चंदावर के युद्ध के बाद जयचंद की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो गहड़वाल वंश है, उसकी बागडोर आती है हरिश्चंद्र के हाथों में। मतलब जो जयचंद का पुत्र है हरिश्चंद्र, उसके हाथों में शासन सत्ता आती है। लेकिन वह योग्य शासक नहीं होता है और हम देखते हैं कि गहड़वाल वंश का इसके बाद पतन होना प्रारंभ हो जाता है। हालांकि हम यह देखते हैं कि अंतिम रूप से गहड़वाल वंश का पतन 1225 ईस्वी में होता है इल्तुतमिश के हाथों। तो इल्तुतमिश अंतिम रूप से गहड़वाल वंश के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है और गहड़वाल वंश हमको समाप्त हुआ मिलता है। जो 1194 का ये युद्ध था चंदावर का, इस युद्ध के विषय में जो इतिहासकार है फरिश्ता, यह 16वीं शताब्दी का इतिहासकार है और यह लिखता है कि जयचंद दरअसल एक हाथी पर बैठा था और कुतुबुद्दीन का एक तीर आकर उनको लग गया और यही तीर युद्ध हारने का कारण बना। तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि ऐसा हमको बार बार उल्लेखित मिलता है कि जयचंद ने कई बार मोहम्मद गौरी को हराया था। ये जो आपका चंदावर का युद्ध हो रहा था, इस युद्ध के विषय में कहा जाता है कि धोखे से एक तीर लग गया जयचंद को और जयचंद युद्ध हार गए। जैसा आपको मिलेगा अकबर और हेमचंद के बीच हुए युद्ध के विषय में, कुछ उसी तरह का घटनाक्रम हमको चंदावर के युद्ध में भी मिलता है। जब हम इतिहास की सीरीज में आगे पढ़ेंगे और युद्ध देखेंगे हेमचंद का या हेमू का युद्ध अकबर के साथ, तो उस समय भी हमको कुछ इसी तरह का घटनाक्रम मिलेगा। तो चंदावर का युद्ध 1194, जयचंद हार जाते हैं और कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी की तरफ से लड़ रहा था। मतलब सेना नायक कौन था? कुतुबुद्दीन। जो गौरी की सेना थी, उस गौरी की सेनाओं ने गहड़वाल वंश को खूब लूटा, उसकी संपत्ति पर अधिकार किया और लगभग 300 हाथी गहड़वाल वंश के पकड़ कर ये अपने साथ ले गए। इसके साथ मोहम्मद गौरी की सेनाएं आगे बढ़ी
और जो इनका दूसरा क्षेत्र था वाराणसी का, वहां पर बड़ी मात्रा में मंदिरों को नष्ट किया, मतलब हजारों मंदिरों को वहां नष्ट किया और उन मंदिरों की नींव पर मस्जिदों को खड़ा किया। ऐसे वर्णन आपको आज भी मिलेंगे, मतलब साक्ष्य मिलते हैं कि मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। तो लगभग 1000 मंदिरों को नष्ट किया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। कहां पर? वाराणसी के क्षेत्र में। हालांकि हम देखते हैं कि जो आपका जयचंद का पुत्र है हरिश्चंद्र, वह बाद में इन मंदिरों का पुनः निर्माण करवाता है और इसके साथ ही वह गौरी की सेनाओं को भी पराजित करता है। मतलब मोहम्मद गौरी की सेनाओं को हरिश्चंद्र पराजित करता है। कहां? वाराणसी के क्षेत्र में, और वहां पर पुनः मंदिरों का निर्माण करवाता है। एक बहुत प्रमुख व्यक्ति मिलता है हमको गहरवाल वंश के संबंध में, जिसका नाम है श्रीहर्ष। प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। तो श्रीहर्ष कौन है? यह 12वीं सदी के संस्कृत के एक कवि हैं और दार्शनिक हैं। दार्शनिक में अगर आप देखें तो जो अद्वैत मत, उस अद्वैत मत के यह प्रतिपादक हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है खंडन खंड खाद्य। तो खंडन खंड खाद्य में इन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया है। यह जो श्रीहर्ष हैं, यह विजय चंद्र की और जयचंद्र की दोनों की राज्यसभा में थे। मतलब दोनों के शासनकाल में यह उनकी राज्यसभा में थे। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है नैषधीय चरित। आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि नैषधीय चरित किसकी रचना है, तो आपको याद रखना होगा कि यह श्रीहर्ष की रचना है। तो नैषधीय चरित जो इनकी प्रसिद्ध रचना है वह हमको मिलती है। इस पुस्तक में हमको जो निषद देश के राजा है नल और जो विदर्भ के शासक है भीम, इनकी जो कन्या है, मतलब किसकी? भीम की जो कन्या है दमयंती। तो दो क्षेत्र हैं, एक निषद देश, दूसरा विदर्भ। तो विदर्भ के शासक है भीम और भीम की कन्या है दमयंती, और निषद देश के राजा है नल। तो नल और दमयंती का जो प्रेम संबंध है उसकी चर्चा और उसके साथ जो इनका विवाह है उसकी चर्चा हमको इस पुस्तक में मिलती है। इसमें नैषधीय चरित पुस्तक में, जिसकी रचना की है श्री हर्ष ने। तो इस तरह से हमने गहरवाल वंश को पूरा समझ लिया है। इसके सारे राजाओं को हमने देख लिया है और यह भी समझ लिया कि गहरवाल वंश किस प्रकार से समाप्त हुआ। जब हम मुस्लिम आक्रमणकारियों को बहुत डिटेल से समझेंगे तो उस समय हम फिर से इसको देखेंगे कि गहरवाल वंश किस प्रकार से समाप्त हुआ मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा। आपको अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की प्रमुख भूमिका थी गहरवाल वंश की समाप्ति के पीछे। इसके साथ जो बंगाल का शासक है लक्ष्मण सेन, वह भी एक प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।